दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरे बारे में आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस चैनल पर काफ़ी दिनों से क्लास भी लेता रहा हूं। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए, पूरे यूपीएससी अचीवर्स की कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली आप जैसे एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी में काफ़ी सीरियस है, काफ़ी तैयारी करते हैं और सही तरीके से गाइडेंस को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के दिन हमारे साथ एक नए साथी ज्वाइन करने वाले हैं। एक्चुअली में जब यूपीएससी अचीवर्स का सफ़र हम लोग सोच रहे थे शुरुआत करने के लिए, तो हमने प्लानिंग किया था कि साथ में शुरू करते हैं। लेकिन उस टाइम सर काफ़ी बिजी थे, थोड़ा-सा पढ़ाई में इन्वॉल्व थे और कुछ और इश्यूज़ भी थे जिस वजह से उस प्लानिंग उस हिसाब से हो नहीं पाया। लेकिन अब हम लोगों ने प्लानिंग किया कि साथ में शुरू करते हैं और साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिथिलेश सर को इनवाइट करना चाहूँगा और वो अपने बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। तो मिथिलेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मिथिलेश सर, ये है मिथिलेश सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर और मुझे बहुत खुशी हुई कि साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। अब सर आपसे बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि सर को काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया और आशा करता हूँ कि मुझे भी ये प्यार मिलेगा। और हमारी जर्नी सर के साथ करीब 7 साल की है और हम लोग साथ में ही क्लासेस भी किए हैं, एग्जाम्स भी दिए हैं और 5-6 साल का एक्सपीरियंस जो यूपीएससी के रिगार्डिंग में हम दोनों का है, तो उसको चाहते हैं कि हम आपसे साझा करें। क्योंकि यहाँ पर है कि जो कोचिंग संस्थान हैं यहाँ के, या फिर कहीं भी देश में चले जाएं, तो एक बिजनेस बन गया है जिस पर एक्चुअल रियलिटी वाली बातें नहीं होती है। हकीकत क्या है यूपीएससी का? यूपीएससी को एक हवा और भौकाल के नजरिए से दिखाया जाता है। आप देखेंगे हालिया समय में रील का जो ट्रेंड बढ़ा है ना, तो रील में एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को दौड़ता हुआ दिखाया जाता है और उसके पीछे सारी फोर्स, सारे तंत्र लग गए हैं और उनको ऐसे प्रिटेंड करवाया जाता है कि नौकरी करना है तो सिर्फ आईएएस का ही करो, है ना। लेकिन उसके आईएएस तो वास्तव में ऐसी नौकरी है कि आपका जीवन बदल सकती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कितने परसेंट लोगों का सिलेक्शन होता है, कितने परसेंट लोग हर साल यहाँ मुखर्जी नगर या फिर देश के तमाम क्षेत्रों में तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं पर आगे समय के साथ साथ बात करेंगे। आज चूंकि मेरा पहला क्लास है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बातचीत करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आज मैं भी आपको ये कच्चा तीहू का जो विवाद है इस विषय में बातचीत करूं। और सर को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। हाँ, तो दोस्तों आज सर की पहली क्लास है और सर वो कच्चा तीवू के जो करक्स है, जो इश्यूज है, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी पिछले 5-6 दिन से ये काफ़ी एक तरह से हॉट टॉपिक था और चूंकि इलेक्शन भी आने वाला है, तो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी एक तरह से काफ़ी अलार्मिंग स्थिति वहाँ पर हो जाता है। तो सर ने सोचा कि इसी से हम स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो ठीक है दोस्तों, सर क्लास स्टार्ट करेंगे और आप लोग सर के साथ क्लास को एंजॉय करिए, पढ़िए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कच्चा तीहू के बारे में, जो कि हालिया समय में काफी चर्चा का विषय बना रहा है और न्यूज़पेपर और तमाम मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि क्यों चर्चा का विषय बना रहा है और इसके क्या क्या मुद्दे हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये आईआर से संबंध रखता है, हमारे जो विषय आईआर है उससे संबंध रखता है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है। तो आगामी जो एग्जाम्स हैं उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले प्रीलिम्स की दृष्टि से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम जानेंगे इसके तमाम बिंदुओं को, जितने पहलू हैं, चाहे वो मेंस की दृष्टि से हो या प्रीलिम्स की दृष्टि से हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये मामला कैसे चर्चा का विषय बना, पहले तो इस बात पे गौर करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हैं के अन्नामलाई जी और इन्होंने एक आरटीआई डाला था। के अन्नामलाई जी इन्होंने आरटीआई डाला था। तो आरटीआई में कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जो कि इस द्वीप को चर्चा का विषय बना देता है। तो आरटीआई में क्या निकल के आता है कि 1974 में जब इंदिरा जी की सरकार थी देश में, उस समय एक समझौते के माध्यम से कच्चा तीहू जो आइलैंड है उसको श्रीलंका को सौंप दिया जाता है और ये आरटीआई में निकलकर सामने आया है, जिसके कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के रिगार्डिंग में अपने प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ट्वीट क्या किया? आई ओपनिंग इन स्टारलिंग न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस केयरलेसली गेव अवे कच्चा तीहू आइलैंड। मतलब कितनी निर्दयता से कांग्रेस ने कच्चा तीहू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया। और इसी के साथ साथ ये इतना हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, DMK has done nothing to safeguard Tamil Nadu people interest. New details emerging on Kacha Thivu have unmasked the double standard totally.
मतलब कि ये कहते हैं कि डीएमके के जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करता है ये आरटीआई। ठीक है, तो इन्होंने आरटीआई डाली, उस पर बयान आया। अब देखिए ये डीएमके क्यों बीच में आ गया। जब 1974 में ये आइलैंड सौंपा जा रहा था, उस समय तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट है, उसमें ये एम करुणानिधि जी की सरकार थी। जो दिवंगत हो चुके हैं वर्तमान में, एम करुणानिधि जी हैं ये, इनकी सरकार थी, ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इनके अनुसार, के अन्नामलाई जी के अनुसार ये है कि जब कांग्रेस सरकार आइलैंड को सौंप रही थी श्रीलंका को, तब के अन्नामलाई जी चुपचाप इस फैसले पर हामी भर दिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके कारण से डीएम के बीच में आती है। अब ये एक दूसरा तस्वीर आप देख पा रहे होंगे यहां पे, ये है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन है, ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो इसलिए और भी ज्यादा मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट और तमाम मंत्री गण इनके इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कच्चाथीऊ आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिए हैं। ठीक है, और इस पर जैसे ही ये चर्चा का विषय बना तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका की तरफ से भी कुछ बयान आना तय था। तो श्रीलंका के ये एक कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, जीवन थोडामन करके नाम है इनका। तो ये इन्होंने कहा कि ये किसी तरह के आधिकारिक तौर पे हमारी बातचीत नहीं हुई है भारत सरकार से इस मुद्दे को लेकर। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इलेक्शन का टाइम चूंकि चल रहा है तो नॉट अनयूजुअल टू हियर सच नॉइसेस ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। तो इलेक्शन के समय ऐसी चीजें होती रहती हैं, सामान्य सी बात है। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ये 50 साल पहले सेटल हो चुका है, तो इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और श्रीलंका ने रफा दफा कर दिया। ये तो रहा हम लोगों का संदर्भ कि क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुख्य बिंदु अब शुरू होगा कि कच्चाथीऊ है क्या है, कहां है, और उसे क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कच्चाथीऊ के परिचय के साथ। ये पहले देखते हैं, ये भारत का मैप है, अपना प्यारा भारत, और ये जो श्रीलंका है नीचे की ओर, इसके सेंटर में ये जो पाक स्ट्रेट का एरिया है, इसी के बीच में यहां पर एग्जिस्ट करता है कच्चाथीऊ आइलैंड, जो कि काफी छोटा है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये तमिलनाडु का अपना एरिया हो गया और ये श्रीलंका का एरिया हो गया। इधर जाफना पड़ता है, इधर रामेश्वरम पड़ता है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब यहां आप देखेंगे ये पाक स्ट्रेट का एरिया हो गया, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, और इसी के बीच में यहां पर कच्चाथीऊ आइलैंड है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये रामेश्वरम का एरिया है, और यहां पर जाफना का एरिया है। इन्हीं दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है कच्चाथीऊ। कच्चाथीऊ काफी छोटा आइलैंड है, करीब 285 एकड़ की ही इसका कुल क्षेत्रफल है, और ये निर्जन क्षेत्र है, इस पर मेनली कोई रहता नहीं है। तो नहीं रहने के पीछे कारण है, नहीं रहने के पीछे यहाँ पानी यानी कि वाटर नहीं है। वाटर इन द सेंस कि पीने योग्य पानी नहीं है, क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये टोटल नमकीन पानी से घिरा हुआ है, तो पीने योग्य पानी नहीं है। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया पाक स्ट्रेट यहां पर है, उसमें स्थित है, और रामेश्वरम से ये करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे दूरी पर है, यहां पर देखेंगे आप कि यहां रामेश्वरम है, यहां से आप जैसे ही पूर्व उत्तर की ओर जाएंगे तो ये कच्चाथीऊ पड़ता है, और यहां ये जाफना का एरिया है। ठीक है, जाफना का एरिया है, जाफना के दक्षिण उत्तर में पड़ता है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि यहां पर वेज बैंक का एरिया है। तो वेज बैंक ये एरिया टोटल है, इसका जब समझौते के विषय में बातचीत कर रहे होंगे तो इसका चर्चा आएगा, उस समय इस पर बातचीत करेंगे क्यों ये यहां पर एग्जिस्ट करता है और इसका क्या महत्व रहा है समझौते में। दोस्तों ये देखिए और भी इसका बड़ा मैप है, तो इसमें सेम यही कच्चाथीऊ का है। जाफना जैसा कि मैं बता रहा था, जाफना का एरिया यहां है, ये रामेश्वरम का एरिया है। ठीक है, और इसी के बीच में पाक स्ट्रेट ऐसे गुजरता है, ये कन्याकुमारी का टोटल तटीय इलाका है, उसी के क्षेत्र में आता है। दोस्तों इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि 14वीं सदी में इसकी उत्पत्ति, जो आइलैंड है, आइलैंड की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के साथ हुआ। तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ ही आइलैंड्स की उत्पत्ति होती है अमूमन।
हालांकि कुछ कुछ कोरल रीफ्स वाले ही होते हैं, लेकिन आइलैंड्स मेनली ज्वालामुखी उद्गार के साथ ही होते हैं। तो 14वीं सदी में उद्गार ज्वालामुखी के माध्यम से होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका उद्गार होता है और इस पर मतलब रहा जाने योग्य हो जाता है चीजें, कि मतलब इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो आरंभिक समय में जाफना साम्राज्य का नियंत्रण होता है इस पे। जाफना साम्राज्य, जैसा कि यहां पर देखे हम लोगों ने कि श्रीलंका में ये जाफना क्षेत्र है, यहाँ पे दम चोटी पे इसके वहीं एक साम्राज्य एग्जिस्ट करता था, और साम्राज्य उसी का इस पर नियंत्रण स्टार्ट होता है, ठीक है। कचाथीवु पर उसका नियंत्रण स्टार्ट होता है। लेकिन 17वीं शताब्दी में ये रामनाथपुरम है, रामनाथपुरम का रामनाथ जमींदारी का नियंत्रण हो जाता है, और रामनाथपुरम तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट रहता है जाफना साम्राज्य से, और फिर उसके बाद से तमिलनाडु क्षेत्र का नियंत्रण हो जाता है रामनाथपुरम का, ठीक है। और उसके बाद से 17वीं शताब्दी आप जानते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हो गया था, और जैसे ही शासन शक्ति संभालते हैं अंग्रेज, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है। मद्रास, जिसको वर्तमान समय में तमिलनाडु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना। तो ये अंग्रेजी शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है। अब जानते ये तो मोटा मोटी हो गया कि ये इंट्रोडक्शन कि कचाथीवु कहां एग्जिस्ट करता है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई या किन किन लोगों का इस पर शासन रहा। अब देखते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ, कचाथीवु को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद कहां से शुरू हुआ। तो विवाद के लिए पहले हम देखते हैं कि 1921 में, वर्ष 1921 में जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद पहली बार उत्पन्न होता है वर्ष 1921 में, ठीक है। क्योंकि मछली पकड़ने के लिए, ठीक ना, मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं वहां पे, और उसी सिलसिले में मछली के मछुआरों के चक्कर में ही चीजें आगे बढ़ती हैं और अपने अपने दावे प्रस्तुत किए जाने लगते हैं, ब्रिटिश भारत की तरफ से भी या श्रीलंका की तरफ से भी, कि ये क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, ठीक है। तो ये दावे लगातार चलते रहते हैं। फिर उसके बाद एक सर्वेक्षण श्रीलंका करवाता है, और सर्वेक्षण में जो कचाथीवु का एरिया है उसको अपना पार्ट बताता है, श्रीलंका अपना पार्ट बताता है, जिसका अंग्रेज जो थे उन्होंने काफी विरोध किया। जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उसने विरोध किया कि ये तो भारत का हिस्सा है, तो आप अपने सर्वेक्षण में कैसे दिखा सकते हैं। हालांकि यह विवाद पर खासा असर नहीं पड़ता है और समय बीतता चला जाता है। देश 1947 में आजाद हो गया, और देश आजाद हुए 25 साल से ज्यादा का समय हो जाता है, और साल आता है 1974 का। उस समय इंदिरा जी की सरकार रहती है देश में, और वहां पर श्रीलंका में सिरिमा आरडी बंदरानाइके जी की सरकार होती है, ठीक है। अभी हाँ, ये देखिए अपनी इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी, और ये सिरिमा जी हैं, सिरिमा आरडी बंदरनाइके जी, सिरिमा जी वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं, और ये हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। दोनों के बीच समझौता होता है, एक समझौता होता है 1974 में और एक होता है 1976 में। अब जानेंगे कि समझौता मतलब दो क्यों होता है एक ही काम के लिए, और दोनों में क्या क्या अलग चीजें हैं और क्या क्या खास बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन चीजों पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु है इस समझौता के। तो वर्ष 1974 के पहले समझौते पर ध्यान देते हैं। तो जून 1974 में क्या किया जाता है, इस समझौते के माध्यम से श्रीलंका को कच्चा द्वीप को सौंप दिया जाता है, ठीक है। भारत अपना अधिकार छोड़ देता है। भारतीय मछुआरों को, जो भारतीय मछुआरे हमेशा से मछली पकड़ने जाया करते हैं, इस 1974 के समझौते के थ्रू उनको वहां जो द्वीप है उसके आसपास मछली पकड़ने का और अपना जाल सुखाने का अधिकार दिया जाता है, अनुमति देता है श्रीलंका की हाँ पकड़ सकते हैं और जाल भी सुखा सकते हैं। और जो ईसाई लोग हैं, भारत में रहने वाला ईसाई लोग हैं, वहां पर एक कैथोलिक चर्च है द्वीप पर, ठीक है। तो वहां जाने का परमिशन देते हैं वीजा मुक्त, कि जाके वहां पर अपना प्रेयर वगैरह प्रार्थना कर सकते हैं जो ईसाई भारतीय हैं, ठीक है। और इसी समय जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वेज बैंक एरिया, ये वेज बैंक बोला था कि क्यों चर्चा में है। इस समय देखिए अब दोनों के बीच में समझना है कि कचाथीवु और दोनों में डिफरेंस क्या है। कचाथीवु वोल्केनिक इरप्शन से उत्पन्न हुआ, और ये मछली के दृष्टि से खास तौर पे इंपॉर्टेंट था। मछली पकड़ने के लिए उस समय जितने भी अनुमान लगाए गए उसके हिसाब से मछली की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये जो वेज बैंक है,
इन दोनों द्वीपों पर विवाद चलता था कि किसका नियंत्रण होगा। कभी श्रीलंका कहता है मेरा है, कभी कहता भारत मेरा है। और ये विवाद ठीक बात नहीं थी भारत श्रीलंका के बीच। और चाइनीज पेनिट्रेशन भी हिंद महासागर में बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था श्रीलंका को लेके। तो भारत चूंकि पड़ोसी पहले वाली नीति अपनाता है कि पड़ोसी फर्स्ट नेवर फर्स्ट, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चूंकि श्रीलंका चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आए, तो हम लोगों ने एक समझौता करके सोचा कि इस मामला को ही रफा दफा करते हैं कि ये विवाद ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाए जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो वेज बैंक चूंकि आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, मछली पकड़ने की दृष्टि से भी, इसमें मिनरल्स वगैरह भी पाए जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो हुआ ये कि भारत ने कहा श्रीलंका से कि भाई जो वेज बैंक का एरिया है वो मेरे ऊपर रहेगा, पूरी तरह से मेरा नियंत्रण रहेगा, और कच्चा थीवू का जो एरिया है वो पूरी तरह से श्रीलंका को सौंप दिया जाए। तो ये वेज बैंक उसी समय पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आया था। ठीक है, 1974 के समझौते के माध्यम से। 1974 में समझौता तो हो गया। समझौता में मुख्य बिंदु था कि श्रीलंका को कच्चा थीवू सौंप दिया गया, वेज बैंक का पूरा कंट्रोल भारत के पास चला आया, द्वीप पर भारतीय मछुआरों को जाने, मछली पकड़ने और जाल सुखाने का अधिकार दिया गया, ईसाइयों को जाके वहां प्रेयर करने का अधिकार दिया गया कि जाके, एक कैथोलिक चर्च है, बताऊंगा आगे किसका, सेंट एंथोनी जी का कैथोलिक चर्च है, दिखाऊंगा उसका फोटो आपको, सेंट एंथोनी जी का, ठीक है, चर्च है, तो वहां पर जाने का। लेकिन ये मछली पकड़ने वाला मुद्दा है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जा रहे थे मछुआरे भारत के और उधर से मछुआरे आ रहे हैं, तो दोनों में विवाद होना तय था। तो 1976 में फिर से एक समझौता होता है इस विवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। और समझौता क्या होता है कि समुद्री सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और ये इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत का भी निर्धारण किया जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, किसी भी देश की मुख्य भूमि या भूमि के 200 नॉटिकल मील की दूरी तक का समुद्री क्षेत्र में खनन करने, उसके संसाधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये जो समुद्री सीमा है, ये रेड लाइन से आप देख पाएंगे, ये तय की गई, यानी कि इसके इधर की सारी चीजें, सारे लैंड पे, सारे संसाधन पे कंट्रोल किसका होगा, तो ये श्रीलंका का होगा। ठीक है, और इधर की चीजों पर भारत का कंट्रोल होगा। इससे ये हुआ कि सारा मामला भी अलग अलग करके सॉर्ट आउट कर दिया जाए कि जब तक मिलते जुलते रहेंगे विवाद पैदा होते रहेगा, इससे बेहतर है कि क्लियर कर लिया जाए, है ना। तो ये कर लिया गया, समुद्री सीमा का निर्धारण कर लिया गया और ईईजेड का भी निर्धारण कर लिया गया। और इस समझौते के बाद से क्या किया गया, जो मछुआरों के यहाँ अनुमति दी गई थी, अब ये अनुमति हटा दी गई। हटा के क्या कर दिया गया कि बिना परमिशन के, पहले जो अनुमति ऐसे दे दी गई थी कि खुद से मर्जी से जब हुआ चल दिए जाके मछली पकड़े, लेकिन अब क्या किया गया कि बिना अनुमति के नहीं जा सकते थे एक दूसरे के जल क्षेत्र में। यानी कि भारतीय मछुआरों को अगर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाना है तो श्रीलंका सरकार से परमिशन लेना पड़ता, अगर श्रीलंका के मछुआरे भारतीय क्षेत्र में हैं तो उन्हें भी भारत की सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि विवाद ही खत्म हो। तो 2 संधियां हुई, इसके माध्यम से कच्चा थीवू को सौंप दिया गया। ठीक है, ये सेंट एंथोनी जी का चर्च है, वहां पर एक यही है निर्माण आइलैंड पे, और कुछ न लोग रहते हैं ना ही कोई वैसा कुछ निर्माण है, कि यही है जो सालाना फेस्टिवल आयोजित होता है। वर्ष 2024 में यह फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित हुआ था, वहां पर सेंट एंथोनी फेस्टिवल करके है। अब जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार का इस पर पक्ष क्या है। ठीक है, चूंकि तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है और तमिलनाडु का अधिकार बनता था उस पे, तो उसका भी पक्ष जाहिर सी बात है होगा। तो तमिलनाडु का आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो बिना पूछे, बिना परमिशन लिए, बिना परामर्श किए ये द्वीप को श्रीलंका को सौंप देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको लेकर आपत्ति दर्ज की जाती है। फिर क्या होता है कि ये मामला उस समय तो चलता है, क्योंकि एम करुणानिधि के जब शुरुआत में बात हुई थी इनके बारे में, यही उस समय रहते हैं मुख्यमंत्री 1974 में, तो ये डीएमके से संबंधित है। तो इन्होंने कहा कि बिना परामर्श के सौंप दिया गया। ठीक है, और फिर क्या होता है कि मामला फिर रफा दफा हो जाता है, शांत शांत। फिर 1991 का साल आता है, और इसके बीच में क्या घटना होती है श्रीलंका में, 1993 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ जाता है।
गृह युद्ध छिड़ता है और भारत का हस्तक्षेप 1991 में होता है। किसमें? गृह युद्ध में भारत भी हस्तक्षेप करता है। 1991 का वर्ष में जैसे ही गृह युद्ध में एक पार्टी बनता है, भारत का हस्तक्षेप बढ़ता है, तो उस समय इस द्वीप की पुनः मांग शुरू हो जाती है। फिर से यह चर्चा का विषय बन जाता है द्वीप का। ठीक है, और वर्ष 2008 आता है, फिर उसके बाद से ऐसी चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वर्ष 2008 में AIADMK के प्रमुख जो जयललिता जी हैं, ये तस्वीर में आप देख पाएंगे, जयललिता जी क्या करती हैं? अदालत में याचिका दायर करती हैं। याचिका दायर करती हैं किसके रिगार्डिंग में? कच्चाथेऊ के रिगार्डिंग में। और आधार क्या देती हैं कि संवैधानिक संशोधन के बिना ये इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर भारतीय क्षेत्र है, अगर किसी दूसरे देश को हस्तांतरित किया जाता है, सौंपा जाता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक हो जाता है ना। लेकिन इस मामले में संविधान संशोधन नहीं किया गया था, जिसका आधार बना, याचिका का आधार बन गया एक। ये समझौता जो था भारतीय मछुआरों के हितों के खिलाफ था, उनके हितों को प्रभावित करता था, क्योंकि मछली पकड़ने का अधिकार से वंचित हो जाते हैं उस द्वीप पर। तो इसलिए ये दो आधार इन्होंने रखा मेनली अदालत के समय। और फिर जब 2011 में ये मुख्यमंत्री बनती हैं, तो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करती हैं जयललिता जी। ठीक है, लेकिन कोई इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाती है, और ये मामला जो है आज भी लंबित है अदालत के सामने। ठीक है, तो इस पर कोई निष्कर्ष अदालत के माध्यम से तो नहीं आया है, जैसा है एज इट इज बना हुआ है। अब देखते हैं कि इस द्वीप की प्रासंगिकता क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये द्वीप। तो पहले तो इसका देखते हैं, जैसे कि इसका लोकेशन है, इसका रणनीतिक महत्व काफी हो जाता है। ठीक है, तो रणनीतिक महत्व इसका हो जाता है। तो लोकेशन है इसका, अब ये देखिए, अब यहां पर होता क्या कि ये अफ्रीका का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये अरब का क्षेत्र हो गया। जो व्यापार वगैरह होता है, और भारत के मुंबई का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, जो व्यापार होता है घूम के, छोटे मोटे सारे व्यापार लगभग इधर से ही होते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर भारत की मौजूदगी रहेगी तो भारत तो बढ़त हासिल करेगा ही व्यापार की दृष्टि से। दूसरी चीज कि यहां पर रहने से हिंद महासागर पर थोड़ा सा कंट्रोल और बढ़ जाता है, यहां पर अगर हमारी मौजूदगी रहे तो, है ना। और उसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है, ये तस्करी के लिए काफी उपयोग किया जाता है। इन रास्तों का तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर है गोल्डन क्रिसेंट है। दिखाता हूं मैप में आपको, ये देखिए गोल्डन क्रिसेंट का एरिया है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। यहां पर मेनली मादक पदार्थों की खेती की जाती है, उपजाया जाता है और व्यापार किया जाता है। और मादक पदार्थों की खेती के लिए अफगानिस्तान तो फेमस है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तो अफीम पर ही टिकी हुई है। तो ये यहां से निकलता है ऐसे, ठीक है, और ये श्रीलंका और भारत के बीच कच्चाथेऊ एरिया से निकलते हुए गोल्डन ट्रायंगल, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के क्षेत्र में पहुंचता है, जो ड्रग के मामले में काफी बदनाम क्षेत्र है ये, है ना। तो इसलिए तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भी इस द्वीप का महत्व बढ़ जाता है ना। तो पहले तो रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की बात करता है, कहां पे? हिंद महासागर में। और चाइनीज इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, और वर्तमान समय में जो मालदीव की घटना हुई, चाइना का जिस प्रकार से इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है मालदीव के रिगार्डिंग में, तो हमारे लिए हिंद महासागर का हर एक टापू, हर एक जगह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो रक्षा की दृष्टि से, एक तस्करी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट पहलू पे चलते हैं, आर्थिक महत्व इसका क्या है। तो आर्थिक महत्व, चूंकि विवाद ही आर्थिक पहलुओं से शुरू हुई थी मछली पकड़ने को लेकर, ये तमिलनाडु क्षेत्र के, ये तटीय इलाका जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। तो तमिलनाडु क्षेत्र में तटीय इलाकों में जितने लोग निवास करते हैं, खास करके मछुआरे समुदाय, उनकी पूरी आजीविका और अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने पर ही टिकी हुई है। अगर ये टापू के आसपास मछली नहीं पकड़ पाएंगे, द्वीप के आसपास मछली नहीं पकड़ पाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी आजीविका प्रभावित होगी, इनके हित प्रभावित होंगे। तो ये आर्थिक दृष्टि से, मछली पकड़ने की दृष्टि से तो ऐसे प्रभावित हो रहा है, शुरुआत भी इसी से हुआ था। दूसरी चीज, चूंकि EEZ का क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र होता है,
इसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन हो सकते हैं जिनका भविष्य में खनन करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। तो ये संभावनाओं से भी भारत वंचित रह जाएगा, क्योंकि दूसरे देश में जाके आप खनन नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आर्थिक में एक हो गया मछली की दृष्टि से, अब फिर उसके बाद होता है समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस भी है। जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा कि संत एंथोनी का यहां पे चर्च है। चर्च होने की वजह से ही भारतीय आज भी जो भारतीय ईसाई हैं, ईसाई वर्ग आज भी वहां पर संत एंथनी फेस्टिवल में जाता है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तमाम छोटे छोटे पहलू जो हैं ये महत्वपूर्ण बना देते हैं, इस द्वीप के इंपॉर्टेंस को, महत्व को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वही मैप है, ये गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया है, ये ट्राइंगल वाला एरिया है। ये रास्ते हैं, हैश हाईवे कैसे जाता है अफ्रीका की ओर, इसमें कैसे जाता है, ठीक वैसे ये गुजरात के क्षेत्र में कैसे जाता है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में कैसे जाता है, और ये श्रीलंका वगैरह के साथ कैसे होते हुए ऐसे पहुंचता है गोल्डन ट्रायंगल की ओर। तो यहां पर मौजूदगी हमें बढ़त हासिल दिलवाएगी इन सबको कंट्रोल करने के लिए, है ना। अब ये है मुकुल रोहतगी जी। मुकुल रोहतगी जी हैं, ये 12वें अटॉर्नी जनरल थे 2014 के दरमियान। इनका कार्यकाल 2014 से 17 तक चला था। तो इन्होंने कहा है इस मुद्दे पर, कचाथेऊ के मामले पर 2014 में ही कहा था कि चूंकि ये समझौते के माध्यम से सारी चीजें संपन्न हो चुकी हैं, तो इसको फिर से वापस लेने का कोई मतलब नहीं बनता और ये संभव भी नहीं है। और हालांकि इन्होंने एक व्यंग्यात्मक शब्द में कहा था कि युद्ध के माध्यम से ही सिर्फ लिया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये व्यंग्यात्मक है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। तो ये कहने का मतलब मना करने का एक तरीका था इनका कि ये जो समझौता हो चुका, जिसके थ्रू कचाथेऊ को दे दिया गया है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो मुकुल रोहतगी जी का बयान ये था। तो अगर देखें, इसको कंक्लूड किया जाए, सारे टॉपिक्स को अगर कंक्लूड किया जाए, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को एग्जाम का पर्सपेक्टिव से चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी कवर कर लिया, है ना। और इसको जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। तो चुनाव के माहौल में ऐसी चीजें, ऐसे लूप होल्स जो विरोधी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां ढूंढती हैं, जिसके कारण अपने विरोधी पर आक्षेप लगाया जा सके और उसको नीचा दिखाया जा सके जनता के नजरों में, कि वोट ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जाए। तो ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा ही है, इसका कोई वैसे औचित्य नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ठीक लगा हो, समझ में आया हो चीजें। और इतनी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।